माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, Sit down, please. माननीय सदस्यगण, मुझे घोषणा करनी है कि मैं सदन को माननीय सदस्यों की तरफ से माननीय जॉन बैर को स्पीकर ऑफ लेबर पार्टी और उनके संसदीय प्रतिनिधि मंडल जो हमारे भारत की यात्रा पर हैं का स्वागत करती हूँ। मिस माहिरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मिस एलिना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यह प्रतिनिधि मंडल जो गत रविवार को भारत पहुंचा है, मैं उनकी सुखद व मंगलमय यात्रा की कामना करती हूँ। I hope this session will be fruitful. Now new members will take oath or affirmation. Secretary General, please. जी महोदया, कुमारी पूजा जो हरियाणा के फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। कुमारी पूजा। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? हिंदी में श्रीमान। मैं कुमारी पूजा जो फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बनाए रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Congratulations. कुमारी अनुपमा जो उत्तर प्रदेश के मथुरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेंगी। कुमारी अनुपमा। महोदया, आप शपथ लेंगी या प्रतिज्ञान करेंगी? मैं शपथ ग्रहण करूंगी। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? संस्कृत में श्रीमान। अयम सुश्री अनुपमा या युवा संसदस्य लोकसभाया सदस्य रूपेण निर्वाचिता परमेश्वरस्य नाम्ना सपे यदं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च धारयते यदं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वं सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रन्थम् उद्घोषयामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। Congratulations.
माननीय सदस्यगण, मेरा ये दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को भारत के प्रथम CDS विपिन रावत जी व उनके साथ अन्य लोगों के निधन की जानकारी दूं। विपिन रावत जी अपनी पत्नी व स्टाफ सदस्यों के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर में विमान से जा रहे थे। तकनीकी खराबी के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि विमान में सवार सभी 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में विशेष योगदान दिया। उनकी आधुनिक सोच और राष्ट्र भावना को देश कभी नहीं भुला पाएगा। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, मैं जनरल रावत व उनकी पत्नी सहित इस दुर्घटना में जान गंवा चुके सभी 13 लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका जन्म 13 मार्च 1958 को गढ़वाल उत्तर प्रदेश में हुआ। वे एक सैनिक परिवार से संबंध रखते थे। मैं निजी तौर पर भी उनसे कई बार मिल चुकी हूँ। वे हमेशा स्वस्थ व खुश नजर आते थे। वे सेना को ही अपना परिवार मानते थे और हमेशा देश की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहते थे। इस दुख की घड़ी में मैं और मेरे साथी शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मैं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में स्वयं को भी सम्मिलित करती हूँ। मुझे CDS जनरल रावत से पिछले महीने ही मिलने का मौका मिला था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वे हमारी आखिरी मुलाकात होगी। वे एक अच्छे कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार व ऊर्जावान व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं शोकाकुल परिवार को संवेदनाएं भेजने में स्वयं को एवं अपने दल को भी शामिल करती हूँ। सभी सदस्यगण शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजेंगे। अब प्रधानमंत्री जी नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे मंत्रिमंडल में 2 नए मंत्री और शामिल हुए हैं। कृषि मंत्री श्री गजेंद्र सिंह, खेल मंत्री कुमारी मुस्कान। धन्यवाद महोदय। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। प्रश्न संख्या 101 कुमारी रजनी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या बाल यौन उत्पीड़न के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों के आंकड़े सरकार के पास हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? खैर, बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में 2021 के बाद आई बढ़ोतरी का मुख्य कारण क्या है? क्या सरकार ने बाल यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कोई कड़े कदम उठाए हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बताना चाहती हूँ हाँ, बाल यौन उत्पीड़न के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों के आंकड़े सरकार के पास हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक नाबालिगों के साथ बलात्कार की कुल 36,069 घटनाएं हुई हैं। ये सभी मामले पॉक्सो, इंडियन पिनल कोड या भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत दर्ज किए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, 2021 के बाद इन मामलों में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। उसकी वजह न केवल पॉक्सो एक्ट का लागू होना है, बल्कि उसका बेहतर क्रियान्वयन भी है। अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2021 में लागू किया गया था, जिसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। महोदय, उसका असर यह है कि पहले जिन मामलों के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि रिपोर्ट किए जा सकते हैं, वो अब रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि पॉक्सो एक्ट 22 मई 2012 को कानून बन चुका था, लेकिन लोगों में जागरूकता न होने की वजह से बहुत कम या मैं कहूँ कि न के बराबर लोगों को ही इसकी जानकारी थी। लेकिन अब एनजीओ की मदद से लोगों को जागरूक किया गया है तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है। महोदय, इस कानून के अंतर्गत बाल यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराधियों के खिलाफ धारा 14(1) के तहत 3 साल की सजा व जुर्माना, 5 साल की सजा व जुर्माना, 7 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धन्यवाद महोदय। कुमारी प्रीति। Honorable Speaker, Madam, will the Minister of Home Affairs be pleased to state A. Whether the consumption of drugs and narcotic substance like heroin, cannabis and other opioids has increased significantly in the country, and if so, the details thereof. B. Whether it is true that the consumption of drug among the youth is increasing and now roughly around 10 crore Indians consume drugs, whereas 15 years ago it was around 2 crore, and if so, the details thereof. C. Whether the government has any plan to combat drug abuse among the youth in the country, and if so, the details thereof. Thank you, Speaker, Madam. माननीय गृह मंत्री जी। Honorable Speaker, Madam, I wish to tell through you A and B. The Ministry of Social Justice and Empowerment has been conducting a comprehensive national survey on extent and pattern of substance use in India through the National Drug Demand Treatment Center of All India Institutes Medical Sciences during 2018. The report of the survey was released in Feb 2019. Speaker Madam, as I have the reports, the report says the details of major drug abuse, which are: first is cannabis, around 20 lakh people underage 10 to 17, and around 2 crore 90 lakh and 86,000 people underage 18 to 75. Second is opioids, around 40 lakh people underage 10 to 17, and around 1 crore 90 lakh and 11,000 people underage 18 to 75. Third is cocaine, around 2 lakh people underage 10 to 17, and around 94 lakh people underage 18 to 75. Speaker Madam, now I wish to tell the House C. The Government of India through the Ministry of Social Justice and Empowerment has been implementing a national action plan for drug demand reduction scheme, under which financial assistance is provided to state government, union territory administrations for preventive education, awareness generation and livelihood support of drug addicts, NGOs, VOs for running and maintenance of IRCAs, CPLIs for early detection of drug use among adolescents, and ODICs, DDICs in government hospitals. Speaker Madam, launching of Nasha Mukht Bharat Abhiyan in 272 vulnerable districts with a massive community outreach program involving more than 8,000 youth volunteers and more than 3.3 crore youths have been reached out under the Abhiyan. Thank you, Madam. Supplementary question, Kumari Sapna. Honorable Speaker Madam, will the Minister be pleased to state whether the government has any plan to punish providers or sellers, as we see that the drug consumers are punished by government while the providers or sellers are gotten away with it. Thank you, Madam. माननीय गृह मंत्री जी। Honorable Speaker Madam, I wish to tell punishment for contravention in relation to manufactured drugs and preparation. Whoever in contravention of any provision of this act or any order made or license granted under which possessors, sellers, transporters, export interstate, import interstate or uses drug shall be punishable, where such contravention relates to clause with rigorous imprisonment which may extend to 10 years and shall also be liable to fine which may extend to 1 lakh rupees. Thank you, Madam. प्रश्न संख्या 103
कुमारी मेघा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि गत वर्ष में कोरोना काल में देश को बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़े स्तर पर जान माल की हानि हुई है। प्रश्न क, क्या सरकार स्वीकार करती है कि इसमें सरकार की बहुत लापरवाही रही? ख, क्या स्थिति सरकार के नियंत्रण के बाहर हो गई थी? यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद महोदय जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी और सदन को बता दूं कि सरकार ने इस मामले को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती है, बल्कि बड़ी गंभीरता से इस महामारी के मामले में सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। ख, नहीं, स्थिति सरकार के नियंत्रण के बाहर बिल्कुल भी नहीं हुई है, जैसा कि मेरे साथी कह रहे हैं, या मैं कहूँ कि सरकार को दोषी बता रहे हैं, जबकि आंकड़े उठाकर देखें तो पता चलता है कि जहां दुनिया भर में कोरोना के मरीज 4,45,07,471 है, वहीं भारत में इसकी कुल संख्या 43,163 है, जो कि कुल संख्या का 0.1% है। अध्यक्ष जी, अगर बात करें प्रतिदिन दर्ज हो रहे मामलों की, तो भारत में प्रतिदिन बढ़ रहे मामले 598 हैं, जबकि बाकी देशों में 5,096 मामले प्रतिदिन दर्ज हो रहे हैं। जहां भारत में कोरोना सक्रिय मामले 0.1% है, वहीं रोजाना ठीक होने वाले मामले 96.78% है। अध्यक्ष जी, भारत में कोरोना मृत्यु दर 1.19% है, जबकि विदेशों में यह 3 से 4% है। तो अब मेरे साथी बताएं कि कैसे स्थिति सरकार के नियंत्रण के बाहर हो गई थी। और अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को ये भी बता दूं कि सरकार ने बहुत जल्दी वैक्सीन की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कोरोना पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। धन्यवाद महोदय। अनुपूरक प्रश्न कुमारी ऋतु। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार नहीं जानती कि वैक्सीन लगने के बाद न केवल लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं, बल्कि उनकी मृत्यु भी हो गई है? ऐसी वैक्सीन का क्या फायदा हुआ? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ, सरकार मानती है कि वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ लोगों को कोरोना हो गया था, परंतु उनकी स्थिति इतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी उनकी हुई थी। वैक्सीन लगने के बाद कोरोना का असर लोगों पर इतना हुआ जितना कि आम वायरल फीवर का होता है। अतः मेरे साथी ये नहीं कह सकते कि वैक्सीन लगने का कोई फायदा नहीं हुआ। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 104 युवा सांसद अरुण कुमार। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खाद्य आपूर्ति मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट का मामला सरकार के संज्ञान में है? हाँ, यदि हाँ तो सरकार ने इसके लिए क्या उचित कदम उठाए हैं? ग, अध्यक्ष जी, दूध का उत्पादन 17 करोड़ लीटर टन है, जबकि खपत 64 करोड़ लीटर टन। तो क्या मंत्री जी बताएंगे कि बाकी का दूध कहां से आता है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी। मैं आपके माध्यम से अपने साथी इन सदन को बताना चाहती हूँ कि कैप्टस है। हाँ, यह मामला पूरी तरह से सरकार के संज्ञान में है। सरकार ने इस पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत सी टीमें गठित की हुई हैं, जो दैनिक जांच के लिए घूमती रहती हैं और दोषी पाए जाने वाले आरोपी को 6 वर्ष की सजा या 5 लाख का जुर्माना देना होता है और तुरंत प्रवासन का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को बता दूं कि सरकार के पास केवल संगठित क्षेत्रों के आंकड़े हैं, जिसमें दूध का उत्पादन 17 करोड़ लीटर टन है। हमारे देश में असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसके आंकड़े सरकार के पास नहीं। फिर भी अगर कोई ऐसा मामला सरकार के संज्ञान में आता है तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष। संख्या 105 कुमारी नेहा। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ई लर्निंग को बढ़ावा दे रही है, तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सभी वर्ग के बच्चे इस योजना का लाभ उठा पाएंगे? क्या सरकार इसके दुष्परिणामों से अवगत है? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सरकार के पास
मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। माननीय शिक्षा मंत्री जी। जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बताना चाहती हूँ कि हाँ, यह योजना सभी वर्गों के लिए है और सभी वर्गों के लिए यह योजना लाभकारी सिद्ध होगी। खैर, अध्यक्ष जी, काफी विचार विमर्श करने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस योजना के लाभ अधिक है, नुकसान कम। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बताना चाहती हूँ कि जो ई लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया गया है उसमें केवल वही विषय चलेंगे जो विभाग द्वारा उसमें उपलब्ध कराए जाएंगे। अतः इनसे विद्यार्थियों पर कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। अध्यक्ष जी, ये सभी लर्निंग मटेरियल सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे और बच्चों को प्रतिदिन के हिसाब से डाटा भी बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न कुमारी मेघा। जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपकी बात मान भी ली जाए मंत्री जी, तो क्या सभी गांव में इंटरनेट की अच्छी व्यवस्था है? पता चले कि आपके दिए गए टैब या ई लर्निंग मटेरियल्स बस्तों में बंद पड़े हैं। धन्यवाद महोदय जी। शिक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी कौन से जमाने में जी रहे हैं? अब 5G का जमाना है। देश के कोने कोने में इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है और जो टैब दिए गए हैं उनमें 1 साल तक की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड डाटा भी दिया गया है। और जहां तक मेरे साथी इस योजना को बस्ते में पड़े रहने की बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, उड़ीसा में एनजीओ NCPEDP ने अपने सर्वे में बताया है न केवल साधारण बच्चे बल्कि दिव्यांग बच्चे भी इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, 79% अध्यापकों का कहना है इस माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही प्रभावशाली है और बच्चे भी रुचि लेकर सीख रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या। माननीय खेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, कब अमेरिका, चीन, जापान जैसे देशों में डोप जांच अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पहले ही कर ली जाती है, फिर यह प्रक्रिया हमारे यहाँ क्यों नहीं अपनाई जाती? क्या सरकार ने कोई ऐसी सूची जारी की हुई है जिससे खिलाड़ियों को पता हो कि कौन सी दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं और कौन सी नहीं? धन्यवाद महोदय। माननीय खेल मंत्री से पूरी तरह सहमत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की साख खराब ना हो, इसीलिए हमारे देश में भी 7 प्रयोगशालाएं बनाई जा रही हैं, जिनके टेंडर जारी हो चुके हैं और ये सभी वाड़ा द्वारा प्रमाणित भी कराई जाएंगी। खैर महोदय जी, हाँ, नाडा ने प्रतिबंधित दवाओं की सूची जारी कर रखी है, जिन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है: स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन, नारकोटिक्स, डायरेटिक्स और ब्लड डोपिंग। इन प्रतिबंधित दवाओं की सूची सभी खेल परिसरों, प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों के पास भेजी जा चुकी है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 107 कुमारी पूजा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जल एवं संसाधन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने हर वर्ष बाढ़ से होने वाले नुकसान और जान माल की हानि के संबंध में कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? धन्यवाद महोदय। माननीय जल एवं संसाधन मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने साथी व सदन को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार ने उन सभी राज्यों को चिन्हित कर लिया है जहाँ बाढ़ अपना सबसे अधिक कहर बरपाती है। इसीलिए इन राज्यों में बांधों का निर्माण किया जाएगा तथा इस इकट्ठे किए हुए जल को नहरों में लिफ्टिंग द्वारा ऐसे राज्यों में पानी भेजा जाएगा जहां बारिश कम मात्रा में होती है। दूसरा, NDRF जैसी टीमें ऐसी आपदा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ, सरकार बाढ़ पीड़ितों की सहायता को लेकर हमेशा गंभीर रहती है। सरकार के पास जान माल की हानि के पूरे आंकड़े होते हैं। सरकार पूरी तत्परता से ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य सेवाएं तुरंत भेज देती है। पिछली बार के मुकाबले इस बार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बजट की राशि 8,300 करोड़ से बढ़ाकर 9,700 करोड़ कर दी है। महोदय, सरकार
गंभीर थी, गंभीर है और गंभीर रहेगी। धन्यवाद महोदय। अब शून्यकाल आरंभ होता है। युवा सांसद कुमारी पायल। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा विदित है कि अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुए हैं, जिसमें हमारे भारत देश ने चौथा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर व 23 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। अध्यक्ष जी, भारत का चौथे स्थान पर होना संतोषजनक उपलब्धि नहीं है, क्योंकि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि हमारे देश के युवा बहुत ही ऊर्जावान, लगनशील, कर्मठ और देशभक्त हैं। अध्यक्ष जी, जरूरत है सिर्फ अच्छे प्रशिक्षण और सभी खेल सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तो मैं नहीं समझती कि आने वाले दिनों में भारत न केवल कॉमनवेल्थ में बल्कि ओलंपिक में भी पहले पायदान पर होगा। अध्यक्ष जी, मेरा माननीय खेल मंत्री जी से अनुरोध है कि इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि सकारात्मक परिणाम आ सके। धन्यवाद महोदय। संबंधित मंत्री मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करे। जी महोदय। युवा सांसद कुमारी रामभूतेरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वन एवं पर्यावरण मंत्री जी को देश के बड़े शहरों में उत्पन्न हो रही भयानक स्थिति से अवगत कराना चाहती हूँ कि विकास के नाम पर इन शहरों की हवाओं में जहर इस कदर घुल चुका है कि सांस लेना भी दुर्भर हो गया है, जिसके कारण लगातार नागरिकों का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। अस्थमा, एलर्जी, चिड़चिड़ापन, आंखों में जलन जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। अगर वक्त रहते हुए इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह दिन दूर नहीं जब यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी। अतः अध्यक्ष जी, मेरा सुझाव है कि ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचा रहे हैं, उन्हें आबादी से दूर स्थापित किया जाए। निजी वाहनों की संख्या कम हो, उसके लिए मेट्रो जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाए। इससे भी कुछ हद तक प्रदूषण की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अतः अध्यक्ष जी, मेरा वन एवं पर्यावरण मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाएं। धन्यवाद महोदय। संबंधित मंत्री मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करे। जी महोदय। माननीय जल एवं संसाधन मंत्री कुमारी हिमांशी। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, मिलते हैं लोग हजारों, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप कभी दोबारा नहीं मिलते। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में देश की एक बड़ी समस्या और लगातार गिरते जा रहे नैतिक मूल्यों पर एक ज्वलंत मुद्दा रखना चाहती हूँ। जैसे कि आज के सामाजिक परिवेश में नैतिक मूल्यों का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आप और हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, सब देखते हैं कि किस प्रकार समाज में नैतिक मूल्यों का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। परिवारों का ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। महोदय, आज के दौर में कोई भी नवयुवक अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहता। जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया बोझ लगने लगते हैं, साथ ही साथ अन्य रिश्ते भी उन्हें अखरने लगते हैं। अध्यक्ष जी, आत्मा कांप उठती है जब इस प्रकार की खबरें समाचार पत्रों के माध्यम से हमारे सामने आती है कि किसी दंपति के 2 पुत्र, जिनमें से एक अमेरिका तथा दूसरा इंग्लैंड में रहता था, माता की मृत्यु की खबर सुनकर दोनों भाई आपस में समझौता करते हैं तथा छोटा भाई बड़े भाई से कहता है कि माता जी के दाह संस्कार पर आप चले जाइए तथा पिताजी की मृत्यु पर मैं चला जाऊंगा। इस सदमे को बेचारा पिता सह न सका और उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि मेरे दाह संस्कार पर किसी को भी आने की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष जी, कल ही की एक और दिल दहलाने वाली घटना जिसको पूरे देश ने देखा व सुना होगा कि किस प्रकार एक युवक ने 4थी मंजिल से धक्का देकर अपनी मां की हत्या कर दी। पेशे से प्रोफेसर जैसे लोग जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो अध्यक्ष जी,
इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारी शिक्षा पद्धति नैतिक मूल्य और संस्कारों से दूर होती जा रही है। अध्यक्ष जी, इस प्रकार की घटनाओं को सुनकर बहुत दुख व शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जिनमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जिन्होंने अपने पिता के केवल एक बार कहने पर राजपाट त्याग कर 14 वर्ष का वनवास धारण कर लिया। अतः मैं चाहती हूँ कि शिक्षा मंत्री जी इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी शिक्षा पद्धति बनाएं जिसमें नैतिक मूल्यों का समावेश हो। वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मंत्री जी से मिल चुकी हूँ, परंतु फिर भी मैं आपके व सदन के माध्यम से उनसे पुनः आग्रह करती हूँ कि वे इस गंभीर समस्या पर गौर करें। धन्यवाद महोदय। संबंधित मंत्री मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करें। जी महोदय। अब काम रोको प्रस्ताव युवा सांसद कुमारी पूजा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन में देश के अंदर पनप रही रेवड़ी कल्चर के विषय पर अपने विचार रखना चाहती हूँ कि कुछ राजनीतिक दल अपने ही वोट बैंक के खिसकने के डर से इसे दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, अगर राजनीतिक दलों में ये होड़ इस प्रकार चलती रही तो देश की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। अध्यक्ष जी, अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें, जो विकासशील और गरीब देश है वो उर्विकसित देशों के मुकाबले अधिक रेवड़ियां बांटते हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो विकसित देश अपनी जीडीपी का 0.5 से 1% खर्च करते हैं, वही विकासशील देश 3 से 4% खर्च करते हैं। अध्यक्ष जी, यह आधारभूत संरचना के विकास में अवरोध है। अतः मैं चाहती हूँ कि संसद की कार्रवाई रोककर इस समस्या पर विचार किया जाए। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने जो विचार रखे हैं मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मेरे साथी जिसे रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं, वास्तव में वह सभी जन कल्याण की योजनाएं हैं जो गरीब व जरूरतमंद जनता के कल्याण के लिए चलाई जाती हैं। एक सफल व व्यवस्थित लोकतंत्र में जन कल्याण की योजनाओं का होना बेहद जरूरी है। अतः मैं मेरे साथी से अनुरोध करती हूँ कि वह इसे रेवड़ी कल्चर ना कहें। धन्यवाद महोदय। युवा सांसद कुमारी पूजा। अध्यक्ष जी, जन कल्याण योजनाओं के नाम पर सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो सरकार ने जनता के खजाने को लुटाने का काम शुरू कर दिया है। अध्यक्ष जी, अगर ये सरकार इसी तरह रेवड़ी बांटती रही तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश के हालात पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह हो जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये सरकार देश को विकसित देशों की सूची में शामिल करना चाहती है या दिवालिया देशों की सूची में। धन्यवाद महोदय। माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं मेरे साथी से अनुरोध करती हूँ कि वह हमारे देश की तुलना पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से ना करें। हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक बड़ी व मजबूत अर्थव्यवस्था है। हमारी सरकार एक जिम्मेवार सरकार है। सही और गलत क्या है यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष जी, फिर भी मैं युवा सांसद कुमारी पूजा को बता दूं कि यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक इस मामले पर कोई बहस या चर्चा नहीं हो सकती, अतः मैं इस प्रस्ताव का खंडन करती हूँ। धन्यवाद महोदय। प्रश्न है कि बढ़ते हुए रेवड़ी कल्चर की प्रक्रिया को रोका जाए। जो युवा सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वो हाँ कहेंगे। हाँ। जो युवा सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वो ना कहेंगे। ना। मैं समझती हूँ ये ना का बहुमत है, ना का बहुमत है, ना का बहुमत है। अतः काम रोको प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है। युवा सांसद कुमारी प्रीति। Honorable Speaker Madam, a serious breach of privilege
has been committed by the members of the civil society, a few news channels and newspaper Mumbai, while commenting on the draft of Land Acquisition Bill 2013 approved by Parliamentary Standing Committee. All these attributed dishonest motives and expressed their doubt about the integrity of the whole political class and all the honorable members of the Parliament. I therefore request you to allow me to raise a question on that matter now. Miss Preeti, have you given notice of it earlier? You may give due notice along with a copy of newspaper cutting and statement made by the civil society member if recorded. I shall consider it. You cannot spring a surprise on me like this. Yes, madam, I have already given a notice of it at 10 a.m. today. It will be examined when it comes to me. I shall consider it and let you know my decision. महासचिव युवा सांसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश को पढ़ेंगे। महोदय, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए संविधान संशोधक विधेयक 2022 की प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 13 मार्च 2022 को हुई बैठक में पारित हुआ था। महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक के प्रति सभा पटल पर रखेंगे। जी महोदय। अब कुमारी ऋतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर अपने विचार रखेंगी। युवा सांसद कुमारी ऋतु। सुना है आज समुद्र को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समुद्र को बड़ा गुमान आया है। अरे उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। सरकार जो ये योजना लेकर आई है उसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे। अध्यक्ष जी, इस योजना को लाने से पता चलता है कि सरकार को न तो देश की सेना के स्वाभिमान की चिंता है और न ही देश की सुरक्षा से कोई लेना देना है। अध्यक्ष जी, सरकार ने वोट राष्ट्रीय सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान पर मांगी थी, लेकिन सरकार ने सबसे पहले देश की सुरक्षा और सैनिकों के सम्मान को ही दांव पर लगाया है। अतः सदन चाहता है कि इस योजना को लाने का उद्देश्य रक्षा मंत्री जी सदन को बताएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय रक्षा मंत्री जी। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना है साथी, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना है साथी। मेरा वक्त भी बदलेगा और तेरी राय भी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं अपने साथी को बता दूं कि सरकार की मंशा इस योजना को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा मेरे साथी सदन में आरोप लगा रहे हैं, मैं और हमारी सरकार इस आरोप का पुरजोर खंडन करते हैं। मैं अपने साथी को बता दूं कि अग्निपथ योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र सुरक्षा को और मजबूत करना तथा सेना के सम्मान में बढ़ोतरी ही है। अध्यक्ष जी, इस योजना के द्वारा राष्ट्र के हर युवा को देश की सेवा करने का मौका तो मिलेगा ही तथा भविष्य में आने वाले किसी भी विदेशी आक्रमण के खतरे का सामना करना हो या युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करना हो। अतः अध्यक्ष जी, इन्हीं उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार इस योजना को लेकर आई है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
युवा सांसद कुमारी रितु। लगभग 24 वर्ष की आयु में सरकार इन युवाओं को रिटायर करके घर भेज देगी। मैं नहीं समझती कि यह उम्र घर बैठने की है, क्योंकि इस उम्र में युवाओं में भरपूर जोश और ताकत होती है, जिसको सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती। धन्यवाद महोदय। माननीय रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को बताना चाहूंगी कि ये प्रशिक्षित युवा घर नहीं बैठेंगे, बल्कि सभी को घर नहीं भेजा जाएगा। 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित कार्य करने का मौका मिलेगा तथा शेष बचे अग्निवीरों में जो अनुशासन, प्रशिक्षण, गतिशीलता तथा कुशलता होगी, जिसका अन्य युवाओं में इस उम्र में अभाव होता है, इसीलिए भिन्न भिन्न विभागों में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवा सांसद कुमारी रितु। माननीय अध्यक्ष जी, यदि इन 4 सालों में किसी अग्निवीर के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाने पर क्या उसे शहीद का दर्जा और परिवार को आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी? यदि हाँ, तो क्या? माननीय रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी तथा सदन को पूरी तरह आश्वस्त करती हूँ कि हम कामना करते हैं ऐसी कोई अप्रिय घटना न घटे, लेकिन फिर भी कोई ऐसी घटना घटती है तो सरकार इस बात से अनजान नहीं है। ऐसी अनहोनी होने पर सरकार पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए राशि व सैनिक सम्मान पत्र प्रदान करेगी, अतः विपक्ष को इसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवा सांसद कुमारी रितु। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सेना को ऐसे बहुत से ऑपरेशन चलाने होते हैं जिनकी सफलता केवल एक लंबी अवधि की ट्रेनिंग और अनुभव पर आधारित होती है। ये गैर जिम्मेदार सरकार मात्र 6 महीने में ही परिपक्व सैनिक तैयार करना चाहती है, जो कि असंभव है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय रक्षा मंत्री जी। अध्यक्ष जी, शायद मेरे साथी ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। 6 महीने की ट्रेनिंग केवल उन सैनिकों को दी जाएगी जिनकी नियुक्ति केवल 4 वर्ष के लिए की जा रही है। उन्हें ऐसे किसी ऑपरेशन में शामिल नहीं किया जाएगा जिसमें लंबी अवधि की ट्रेनिंग व अनुभव की आवश्यकता होगी। ऐसे विशेष अभियानों में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को रखा जाएगा जिनकी नियुक्ति स्थायी रूप से सेना में की जाएगी। वैसे मेरे साथी जानते ही हैं कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग विश्व के उन्नत देशों की ट्रेनिंग से किसी तरह कम नहीं है। अतः अध्यक्ष जी, अब मुझे लगता है मेरे साथी की सभी शंकाओं का समाधान हो गया होगा तथा अग्निपथ योजना के प्रति मेरे साथी की राय बदल गई होगी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब कृषि मंत्री गजेंद्र सिंह कृषि विधेयक 2022 की पुरस्थापना करेंगे। जब सरकार बात करे जन जन के भले की, जब सरकार बात करे जन जन के भले की, तो किसान क्यों वंचित रहे? अब से उसकी भी स्थिति बदलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखता हूं कि लंबे समय से चली आ रही किसानों की बदहाली को लेकर हमारी सरकार चिंतित है। अध्यक्ष जी, जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि अंग्रेजों के आने तक हमारे देश के किसानों की गिनती विश्व के उन्नत और अग्रणी किसानों में हुआ करती थी, या ये कहें कि हमारे देश के किसानों का विश्व भर में डंका बजा करता था। लेकिन अध्यक्ष जी, अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के कारण आज हमारे देश के किसानों की हालत विश्व के अन्य किसानों के मुकाबले दयनीय है। अध्यक्ष जी, जो दूसरों का पेट भरा करता था, आज उसके पेट के लाले पड़े हुए हैं। उनके बच्चों को न ही अच्छी शिक्षा मिल रही है और न ही अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं। अनेक किसान कर्ज के मकरजाल में फंसकर आत्महत्या कर लेते हैं। अतः अध्यक्ष जी, हमारी किसान हितैषी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसानों के हित में कानून बनाया जाए, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट खेती को बढ़ावा देना। दूसरा, फसल नष्ट होने पर बीमा प्रदान करना। तीसरा, कुछ खाद्य पदार्थों से स्टॉक लिमिट हटाना। चौथा, किसानों के लिए भंडारण का उचित प्रबंध करना। पांचवा, किसानों के बीच से बिचौलियों को खत्म करना और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देना, जिसके अंतर्गत किसान अपनी मनचाही जगह पर अपनी फसल बेचकर मुनाफा कमा सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष जी।
जाएगी। सभी सदस्यगण कृषि मंत्री द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव पर अपना अपना मत रखेंगे। युवा सांसद कुमारी ज्योति। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के पक्ष में हूँ, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार सरकार ने किसानों की बदहाली को नजर में रखते हुए कोई कानून बनाने का निर्णय लिया है, और मुझे लगता है मेरे विपक्ष के सभी साथी इस बिल को लाने में सरकार का सहयोग करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवा सांसद कुमारी ऋतु। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक के पक्ष में नहीं हूँ। सरकार कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रही है। मुझे लगता है कि माननीय कृषि मंत्री जी और सरकार को इस बात का जरा भी भान नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से गरीब किसानों की जमीनों को हड़प लेंगी। गरीब और अनपढ़ किसान न तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जानता है और विवाद होने पर न ही न्यायालय का खर्चा वहन कर सकता है। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवा सांसद कुमारी रिया। मेरे साथी की शंका बिल्कुल निराधार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 100% किसानों के हित में है। कॉन्ट्रैक्ट की निश्चित अवधि के बाद फर्म या कंपनी को जमीन खाली करनी होगी, वो भी समय रहते हुए। अगर कंपनी जमीन खाली नहीं करती है तो उसमें लगा हुआ सारा ढांचा किसानों का हो जाएगा। जमीन हड़पने की तो दूर की बात रही। धन्यवाद महोदय। सांसद अरुण कुमार। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि कृषि मंत्री जी व सरकार की इस बिल के माध्यम से केवल अपने चहेते पूंजीपतियों को और अधिक धनाढ्य बनाने की योजना है। मुझे तो इसमें किसान भाइयों का कोई भी हित नजर नहीं आता। मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय प्रधानमंत्री जी। महोदय, वैसे तो मेरे साथी अरुण कुमार बहुत ही बुद्धिमान हैं, फिर भी मैं उनको बताना चाहूंगी कि बीमा कंपनी किसी चहेते की नहीं होगी। उसके लिए बकायदा अखबार व अन्य माध्यमों से टेंडर डाले जाएंगे। जिस भी कंपनी का पिछला रिकॉर्ड सबसे अच्छा होगा और कम प्रीमियम में ज्यादा भुगतान करेगी, उसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, ना कि चहेती कंपनियों को। धन्यवाद महोदय। जी, ये केवल कागजी बातें हैं। नुकसान होने पर कोई भी फसल बीमा कंपनी आगे नहीं आती। नुकसान की क्षतिपूर्ति पर 100 बहाने बना दिए जाते हैं और बेचारा किसान खाली हाथ ही रह जाता है। अतः मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदय। युवा सांसद कुमारी ज्योति। इस बारे में मेरे साथी को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसानों की फसलों के नुकसान का निरीक्षण सरकारी मशीनरी करेंगी और जो रिपोर्ट सरकारी अधिकारी देंगे, बीमा कंपनी को उसी हिसाब से क्षतिपूर्ति करनी होगी। अतः मेरे किसान भाइयों को किसी प्रकार का घाटा सहन नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हमारी सरकार का दावा है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। युवा सांसद कुमारी सपना। अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि ये बीमा कंपनी बीमा किस्त के रूप में किसानों से एक बड़ी रकम ऐंठ लेगी और नुकसान की क्षतिपूर्ति के नाम पर किसान को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और ऐसा है किसान अपनी हालत पर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीमा किस्त के रूप में किसान भाइयों को केवल 1000 रुपए सालाना प्रति एकड़ जमा कराने होंगे, जिसके बदले में अगर किसान की फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है तो उसे प्रति एकड़ के हिसाब से निम्नलिखित राशियों का भुगतान किया जाएगा। 75 से 100% नुकसान पर 25,000 रुपए की राशि का भुगतान, 50 से 75% नुकसान पर 18,000 रुपए की राशि का भुगतान, 25 से 50% नुकसान पर 12,000 रुपए की राशि का भुगतान और 25% नुकसान पर 6,000 रुपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े देखने में बहुत ही आकर्षक हैं, लेकिन इसके लिए जो औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान इन औपचारिकता को पूरी कर पाएगा।
क्योंकि किसान के आगे दुविधा होगी कि वह औपचारिकताएं पूरी करे या फिर खेती बाड़ी संभाले। धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष जी, वैसे मेरे साथी जानते ही हैं कि हर गांव में अटल सेवा केंद्र खुले हुए हैं। वहां जाकर किसान अपना आधार कार्ड, फैमिली आईडी तथा संबंधित खेत की फर्द की कॉपी जमा करवाकर अपनी फसल का बीमा करवा सकता है और इसमें बहुत अधिक समय खराब नहीं होगा। और रही बात भुगतान की, तो अध्यक्ष जी मैं अपने साथी को बता दूं कि जो टीम नुकसान का मुआयना करने के लिए आएगी वह किसान से उसका खाता नंबर तथा सभी संबंधित विवरण लेकर जाएगी और भुगतान की राशि किसान भाइयों के खाते में डाल दी जाएगी और किसानों को कैसी भी कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। युवा सांसद कुमारी सपना। अध्यक्ष जी, ये किसान विरोधी सरकार किसानों की हालत को इस बिल के माध्यम से और भी खराब करना चाहती है। स्टॉक लिमिट हटाने से पूंजीपति खाद्य पदार्थों का मनचाहा भंडारण कर लेंगे, किसानों से कम दाव पर खरीदकर बाजार में मनचाहे दाव पर बेचेंगे। भला इस बिल के माध्यम से किसानों को कैसे फायदा हो सकता है? ये भी पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने की एक योजना है। क्या मेरे सवाल का जवाब सरकार के पास है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय जल मंत्री कुमारी हिमांशी। अध्यक्ष जी, मैं अपने साथी को बता दूं कि सरकार किसानों को कोल्ड स्टोर और भंडारण के लिए सब्सिडी देगी, जिससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित व भंडारित रख सकता है और जब बाजार में इन फसलों के दाम बढ़ेंगे तो उन्हें मुनाफे पर बेच सकता है। इससे भी किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद महोदय। महोदय, जैसा कि कृषि मंत्री जी ने विधेयक प्रस्ताव में बताया है कि सरकार बिचौलियों को खत्म करना चाहती है। भगवान मंत्री जी और सरकार को सद्बुद्धि दे। वे क्योंकि उस कड़ी को हटाना चाहते हैं जो किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे मेरे साथी मंत्री जी बिचौलिया कह रहे हैं। असल में वही किसानों के सबसे बड़े मसीहा है, क्योंकि किसानों की सहायता सबसे अधिक यही लोग करते हैं। खुद तो आपकी सरकार मदद नहीं करती, जो मदद कर रहे हैं उन्हें भी हटाया जा रहा है। मैं इस किसान विरोधी बिल का विरोध करती हूँ। धन्यवाद महोदय। माननीय कृषि मंत्री जी। बिचौलिया जानबूझकर कर्ज में फंसवाता है। बिचौलिया जानबूझकर कर्ज में फंसवाता है। अनौपचारिक संगठन बहलाता है, फुसलाता है। इसी कारण ही तो किसान ऋण के मकड़जाल में फंसता चला जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि युवा सांसद कुमारी नेहा का कहना है कि बिचौलिया किसानों के सबसे बड़े मददगार हैं, लगता है मेरे साथी को जमीनी हकीकत का पता नहीं। जो ये अनौपचारिक संगठन किसानों को धन ब्याज पर मुहैया कराते हैं, इससे किसान ऋण के मकड़जाल में फंसता चला जाता है और हमारी सरकार यह कतई नहीं चाहती कि किसान इस तरह के मकड़जाल में फंसकर कष्ट सहे। और फिर भी इस कानून के तहत किसान अपनी मनचाही जगह पर अपनी फसल बेच सकता है। अध्यक्ष जी, पिछले कानूनों में जो व्यवस्था नहीं थी, हमने वो व्यवस्था इस विधेयक के माध्यम से कर दी है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मान लिया जाए अगर किसान अनौपचारिक संगठनों से पैसा उधार ना ले, तो सरकार ने किसानों के ऋण के लिए इस बिल में क्या व्यवस्था की है? कृषि मंत्री जी, सदन यह जानना चाहता है। धन्यवाद महोदय। सस्ता ऋण बहुत कम औपचारिकताओं के साथ मुहैया कराया जाएगा। मैं युवा सांसद कुमारी प्रीति को बताना चाहूंगा कि सरकार यह जानती है कि बहुत से किसान इन औपचारिकताओं के कारण ऋण लेने से कतराते हैं। अध्यक्ष जी, बैंकों से किसानों के लिए ब्याज दर 7% वार्षिक होगी, जो कि सबसे कम ब्याज दर होगी। अध्यक्ष जी, हमने जो है विधेयक बनाया है, इसमें सभी पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं। अगर फिर भी इसमें कोई कमी रह जाती है तो उसे अवश्य ही दूर कर लिया जाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। कृषि विधेयक प्रस्ताव को कानून बनाने पर विचार किया जाए। जो युवा सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वो हाँ कहेंगे। हाँ। जो युवा सांसद इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है, वो ना कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है।
इस प्रस्ताव को आगे की कार्यवाही के लिए उच्च सदन को भेजा जाता है। आज की कार्यवाही यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।